आज हमारे साथ वह शख्स हैं जो किसी भी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं। 5 बार सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश में एपीएल, बीपीएल और लाल कार्ड के सूत्रधार, देश में 36 करोड़ जनता के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मुहैया करवाने वाले कद्दावर समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम देवेंद्र यादव जी से विभिन्न विषयों पर उनके विचार जानना चाहेंगे और उनके जवाबों के माध्यम से उन विषयों और मुद्दों को एक अलग समाजवादी रूप से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सर, राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? किस आयु में आपने ठान लिया था कि राजनीति में ही आपके कदम आपकी जीवन की दशा निर्धारित करेंगे? जब मैं बीएससी का विद्यार्थी था, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसी समय स्वतंत्रता सेनानी बाबू सूरज नारायण सिंह से मुलाकात हुई। मेरे हॉस्टल में वो गए थे देखने के लिए, छात्र आंदोलन कर रहे थे। हम लोग सभी वहाँ, हम प्रगतिशील छात्र संघ के अध्यक्ष अति थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वो गए मिलने के लिए। उसी समय उन्होंने कहा कि क्या बनना है, तो हमने कहा कि पढ़ लिख कर हम लोग रोजगार में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो बाबू सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और 72 में एमएलए भी थे वहाँ मधुबनी में। पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि समाज का तो डॉक्टर कोई बन नहीं पा रहा है, तुम लोग देश के व्यक्तिगत जिन लोगों के बीमारी के लिए तुम लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए तो हजारों लाखों डॉक्टर देश में है, समाज का डॉक्टर बनना भी जरूरी है। इस बात को बाद में हम लोग समझ गए। उनका कहना है कि पढ़ लिखने के बाद आप लोग समाज में जो हम लोगों ने संविधान में या आज़ादी की लड़ाई में जिन मूल्यों को स्थापित करके रखा है, जो संविधान में दिए गए अधिकार है, उसके लिए भी संघर्ष करके ही वो अधिकार प्राप्त हो सकता था। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि संविधान में तो हम चीज़ों को दे के जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जब तक संघर्ष नहीं करोगे, नहीं तब तक तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने नज़र में क्या कारण है कि संविधान प्रदत्त अधिकार भी बहुजन समाज को, दलित पिछड़ों को, कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है? कारण है तो ढांचा, जो सामाजिक ढांचा है, जिस तरह से समाज का स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसमें हमेशा गैर बराबरी रहा है, विषमता भरा हुआ है और समाज में ऊंच नीच का भाव भरा हुआ है। और समाज में जब इस तरह की भावना होगी तो सबको बराबरी के नज़रिया से नहीं देखा जाएगा। इसीलिए इतनी ज़्यादा गैर बराबरी है, हर गैर बराबरी के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन इतना ज़्यादा गैर बराबरी है कि एक दूसरे को, इंसान को माने न्याय देने के लिए भी समाज नीचे रखने का एक प्रवृत्ति बनाया गया। आज से नहीं, अंबेडकर साहब के ज़माने में आपको मालूम है कि उनको पानी पीने में भी छुआछूत की बू आती थी। आज से नहीं, आपको मालूम है जो मनुस्मृति जिस तरह से स्थापित हुआ देश में, मनुस्मृति में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, इंसान में कितना भेद पैदा किया गया है और नर नारी में तो और भी किया गया है। फिर कई ऐसे ग्रंथ भी आए जिसमें कहा कि ये सब तारन के अधिकारी हैं, मतलब इन लोग पीटने से ठीक होता है, जैसे ढोल है, शूद्र है, कई, अब इन डिटेल्स में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इशारा कर दिया आपको। सामाजिक जो ढांचा है, जो गैर बराबरी है समाज में, ऊंच नीच की खाई है, सामंत और गरीबों के बीच में जो दूरी है या गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, इन सब से जो मानसिकता निकली हुई है, इसमें कई तरह के अहंकार आ जाते हैं। वंश का अहंकार है, जात का अहंकार है, अकूत संपत्ति का अहंकार है, सत्ता और शासन का भी अहंकार है। और सत्ता शासन के अहंकार जिनके हाथ में लगातार सत्ता रहा है, उनका काम था कि संविधान में प्रदत्त, जो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसको सब नागरिक बराबर है संविधान के तहत, उनको अभी तक हासिल नहीं हुआ, मुनस्सर नहीं हो सका संविधान में दिए गए अधिकार। जबकि प्रदत्त अधिकार है, जैसा सवाल आपने पूछा, मौलिक अधिकार है। संविधान में कहीं धर्म, जाति, लिंग का भेद नहीं बताया गया है, सबको बराबर माना गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है, प्रैक्टिकली तो अलग अलग सोच है, मानसिकता है,
सामंती मानसिकता आज भी गया नहीं है। भले ही धन के मामले में कुछ घट गया हो, मन के मामले में अभी भी शूद्रों को या दबे कुचले लोगों को या वंचित वर्ग को, अब देखिए SC/ST का कल आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? आखिर कहीं तो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तभी तो ये उठा रहे हैं अपने आरक्षण अधिकार की बात, देश बचाने की बात, यहाँ तक कि संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके संविधान प्रदत्त अधिकार के 70 वर्ष हो गए आज़ादी के, और संविधान बचाने का नारा रोड्स पर लगेंगे SC/ST या वंचित वर्गों के द्वारा, दबे कुचले समाज के द्वारा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, पूरी राजनीति व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर। सर, देखा जा रहा है कि संसद में जिन सवाल उठना चाहिए था, जैसे SC/ST एक्ट को लेके, तो संसद में उठने के बजाय वो सड़कों पर लोग उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और एक विचारधारा कहती है कि शिक्षा अगर होगी तो धीरे धीरे ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा गया कि IIT जैसे उच्च संस्थान में भी प्रोफेसर जो है अपने विद्यार्थियों को जो आश्रित वर्ग से होते हैं उन पर कटाक्ष करते हैं, तो वो तो शिक्षित होते हैं, इसके बावजूद भी कटाक्ष करते हैं। आप देख रहे हैं बेमुल्ला का क्या हुआ दक्षिण में, छात्रों को किस तरह से माने मौत तक पहुंचा दिया गया इतना। तो ये सब कोई एक दिन का उदाहरण नहीं है। IIT हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, IIM हुआ, मेडिकल हुआ, सभी में गैर बराबरी है, सभी में सोच का अंतर है। दबा करके कुछ चीज़ों को रखा गया है। लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह सभी वर्गों को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में आपने बहुत बड़ा त्याग किया था, तो कृपया आप उसी मीडिया के दर्शकों को जरा बताएं विस्तार से कि उस मसले के बारे में। ये 1977 की बात है, जब मैं MLA बना था पहली बार। उस समय मैं 25 वर्ष की उम्र में था, कॉलेज से तुरंत निकला था BSc करके, लॉ में फाइनल ईयर करके, और तब मैं आया था। तो मेरे मन में जो जज्बात थी, एक, क्योंकि मैंने डॉक्टर लोहिया को ISC में जब था उसी समय युवजन सभा में भाग लेता था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित था। डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा है, बहुसंख्यक पिछड़ा जब अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए त्याग का भावना रखेगा तो समतामूलक समाज बनेगा। कम आबादी वालों के लिए जिसकी बहुसंख्या आबादी ज़्यादा है, वो जिस दिन उदार हो जाएगा और उनके लिए भी जगह देने की बात करेगा, उनको सम्मान देने का, उनको एडजस्ट करने का, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके नेतृत्व को भी, उनको भी। क्योंकि आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस बिरादरी से आते थे, वो नाई बिरादरी से है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव के आदमी को मिला दीजिएगा तो एक विधानसभा नहीं होता है। लेकिन उन कर्मों के आधार पर जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के सर्वमान्य नेता थे। तो मुझे लगा कि ये पुनीत काम मुझको ही करना चाहिए, और मैंने 77 में 3 महीने के भीतर, मुझे 3 महीना हुआ था MLA हुए, उस समय 25 वर्ष मात्र उम्र था, यंगेस्ट MLA मैं इस विधानसभा में था। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीता था, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से उस समय सांसद चुने गए थे। वो लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए थे, MP थे। 77 में एक ही साथ चुनाव हुआ था, MP का भी, MLA का भी। ये अब इतने दिनों की बात मैंने आपने मुझसे पूछा, तो मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो किताब में पढ़ा था कि बहुसंख्यक को खाद बनना चाहिए कम आबादी वालों के लिए। इसी दृष्टि से इसी को अंगीकार करके आचरण में उतार कर आज 74 आंदोलन में हम मीसा में भी थे, जयप्रकाश नयन के आंदोलन में। मधुबनी जिला में मैं प्रेसिडेंट था छात्र संघर्ष समिति का। लालू जी यहाँ छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे स्टेट में, तो जो प्रेसिडेंट होते थे वो मेंबर हो जाते थे ऑटोमेटिकली संघर्ष समिति का, स्टेट का भी। तो उस समय में हमने इस्तीफा का मन संकल्प ले लिया, 3 महीने के भीतर, कोई शिकायत नहीं थी। और हमने कहा कि नहीं, एक कौज के लिए, एक असूल के लिए, एक समाजवादी राह को मजबूत करने के लिए, और जात से जमात की ओर जाएगी यह फैसला। चलो जात से जमात की ओर, लोग बोलते हैं, मैंने आचरण में उतारने का कोशिश किया और मैंने इस्तीफा दे दिया 3 महीने में। और जननायक कर्पूरी ठाकुर वहाँ से गए, फुलपरास से चुनाव जीते भारी संख्या, हम 40,000 से जीते थे, वो 67,000 वोट से जीते। और वहाँ जो चुनाव लड़ने गए थे राम जयपाल सिंह यादव जी को लड़ाया गया था, अब आधार जो बनाए हो लोग, उनका जमानत जब्त हो गया। जात से आदमी जमात की ओर चला गया।
एक रास्ता प्रशस्त करने की मैंने कोशिश की थी, चलो जात से जमात की ओर, और ये इस्तीफा देकर वो परिणाम आया। फिर वो मुख्यमंत्री बने रहे। 2.5 साल में क्या घटना घटी जो मालूम है, कैसे उनको रहना बर्दाश्त नहीं किया। क्योंकि आपने एक सवाल उठाया भी है कि उनके आरक्षण, कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण की घोषणा की, एक ही सवाल में बोल देता हूँ, तो आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी का कहना है हैव्स नॉट क्लास, जो वंचित है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये तो जब तक मुख्य धारा में नहीं आते हैं तब तक के लिए व्यवस्था है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने इसमें ऐलान कर दिया, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, सब के लिए। और जब हुआ तो आपको मालूम है क्या नारे लगे थे सड़क, जैसे आपने कहा मानसिकता क्या है लोगों का, आरक्षण कहाँ से आई, जननायक जी का क्या भी आई, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उन शब्दों को अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे संस्मरण में है सारा शब्द। यही तो आग है कि हम समाजवादी विचारधारा को आज भी मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि विचारधारा मरता नहीं है। व्यक्ति बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती है। डॉक्टर राम मनोलिया जो समाजवादी विचारक थे, सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे, दार्शनिक थे, वो तो चले गए, लेकिन उनका विचारधारा आज भी जिंदा है। कर्पूरी ठाकुर जी चले गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का राह आज भी हमको ललकार रहा है कि गरीबों की लड़ाई लड़ो। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के त्याग करने लगे तो उसी में लोकतंत्र, समाजवादी समाज का निर्माण होगा, लोकतंत्र, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण होगा, और समतामूलक समाज का निर्माण होगा। जो नारा देते हैं लोग, सिर्फ प्रैक्टिकली समाजवादी समाज का निर्माण इसी पहल से होगा। तो जिस तरह की राजनीति आज भाजपा कर रही है, बहुसंख्यकवाद को अल्पसंख्यकों पे थोप रही है एक तरह से, तो अगर इसी बात को अगर भाजपा समझ ले तो बहुत कुछ समस्याएं जो देश जूझ रहा है उससे, उसका नहीं, भाजपा का जो ट्रेनिंग है वो ये नागपुर से मिलता है उनको। भाजपा का जो मेन विंग है वो है आरएसएस। आरएसएस किस बुनियाद पर क्या सिद्धांत लेके चला है कि हमारी जो संस्कृति है, जो भी नारा वो देते हैं उसी संस्कृति में सबको रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानते, सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते, वो दूसरे तरह का एक उनका विचारधारा है, एक उनका अपना अलग फिलोसफी है। आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है देश का आज, कितने खतरनाक क्षण से देश गुजर रहा है। आरएसएस का वर्चस्व है देश में, क्योंकि देश का शासन उसके हाथ में चला गया है इनडायरेक्टली, और प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस के हाथ में देश का शासन है। इसीलिए खतरनाक क्षण देश में आ गया है, देश के संविधान के लिए, देश के इतिहास के लिए, और देश में जो हमारा विरासत है, संस्कृति है, उस पर भी हमला हो रहा है। 90 दशक में बिहार में बहुजन समाज अर्थात दलित और पिछड़ों के लिए, उनके विरुद्ध बहुत हत्याकांड हुए, बहुत तरह की प्रताड़नाएं उन पर थोपी गई। आज तक मामलों में आप तो देख ही रहे थे, रणवीर सेना से लेकर कितनी सेना बने पटना के अगल बगल में, हम लोग थे उस समय में, जाते थे वहाँ, कितना नरसंहार होता था। ये सामाजिक जो गैर बराबरी है, सामाजिक जो सामंती सोच है, उसका उपज है ये किलिंग। इस तरह की हत्याओं का दौर हुआ, नर को नर बलि दे रहा है, जरा सा भी नहीं सोच रहा है, हिंसा को इतना बढ़ावा देना, ये सब मानसिकता है। कुछ लोगों को दिमाग में बैक्टीरिया घुसा हुआ है, असमानता जिसको आप कहते हैं, सामाजिक विषमता जिसको आप कहते हैं, सोशल डिस्पैरिटी जिसको आप कहते हैं। सर, अमृतदास कमीशन को बंद करवा दिया गया, तो इसी कारण माना जा रहा है कि न्याय नहीं मिल पाया दलित पिछड़ों को, इतने विभत्स कांडों में भी न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या आशा रख पाएंगे वो, क्या वो? आप जान रहे हैं कि कौन लोग का वर्चस्व है आज भी, शासन प्रशासन में कौन लोग हैं, यह कहने की जरूरत नहीं होगी, सब लोग जानते हैं। आज क्या, मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, जिसको मुकदमा करना है करे, हम पर कोई मुकदमा नहीं है। संविधान और कानून के तहत अवधारणा के अनुसार फैसले भी नहीं होते हैं, फैसले होते हैं सामाजिक अवधारणा के अंदर। यही कष्ट है और यही तो तकलीफ है कि बहुसंख्यक को आरक्षण लेना पड़ता है अल्पसंख्यक से। जिनकी कम आबादी है उनसे बहुसंख्यक को आरक्षण लेने की मांग करना पड़ रहा है, सड़क पर आज कर रहे हैं।
सब मिला के जोड़ लीजिए, जो दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, आने दीजिए, जो दबे कुचले लोग हैं, इधर देखिए, दो दबे कुचले लोग हैं, इधर आ जाइए, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आज कम आबादी वाले को ज़्यादा आबादी वालों से, ज़्यादा आबादी वाले कम आबादी वालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 70 वर्ष की आज़ादी में ही अमेरिका में दिक्कू लोग जो जिप्सी हुए, माने काले लोग, श्वेत लोग से आरक्षण लेते हैं। श्वेत की आबादी बहुत ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ क्या है भारत में, जो आरक्षण का सवाल आप उठा रहे हैं, हमारी आबादी 85% है। जैसे कल भी बंद कार्यक्रम चल रहा है SC/ST का, जिसका समर्थन हम लोग किए हैं, तो उनको कम आबादी वाले को से अधिक आबादी वाले 15% से 85% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही है व्यवस्था का रिजल्ट। इसलिए मैंने कहा था सामाजिक अवधारणा के अनुसार यहाँ निर्णय भी होते हैं। यहाँ कानून और संविधान के तहत नहीं। तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतने नरसंहार हो गए बिहार में, सर SC/ST एक्ट में बदलाव कर दिया गया। 60 विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण नीति है उसमें फेरबदल कर दिया गया, और इतना उनका शुल्क बढ़ा दिया गया कि गरीब बच्चा वहाँ कहीं पढ़ नहीं पाएगा। बंद कर दीजिए। ये सब तो आम आदमी से जुड़े हुए सवाल हैं। तो भारतीय मीडिया जो एकदम TRP के चक्कर में रहती है, क्या उसका वर्तमान स्वरूप आपको लगता है कि वो एक लोकतंत्र का, भारतीय मीडिया का वर्तमान स्वरूप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने लायक है? देखिए, चौथा स्तंभ तो है, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ, नकार नहीं रहा हूँ कि मीडिया जो है, खबर पालिका जिसको आप कहते हैं, न्यायपालिका, आपको विधायिका, ये कार्यपालिका, और ये है खबर पालिका। खबर पालिका चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी: जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव, और खबर पालिका, और विधायिका लेजिस्लेटिव। ये 4 विंग है। लेकिन आज भी खबर पालिका में जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधित्व हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो समूह क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। इसलिए खबर पालिका के लोग उन्हीं के साथ हैं जिनका आज शासन है। जो दिखता है वही मार्केट में बिकता है, तो वो दिखा देता है। विज्ञापन से सरकार पहली बार बन गई देश में। आज तक कभी नहीं हुआ था कि विज्ञापन से व्यापार चलता था, अब विज्ञापन से सरकार बन गई। ये अद्भुत घटना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन लोगों की मानसिकता हो, क्यों नहीं आरक्षण को सभी यूनिवर्सिटी में, उनका वर्चस्व है। वर्चस्व करना अलग बात है, हावी होना अलग बात है। ये पूरी तरह वर्चस्व हो चुका है वह व्यवस्था। जो लोग गैर बराबरी को जन्म देते हैं, जो सामंती मानसिकता को पालते हैं, जो दबा के रखने का जिनको प्रवृत्ति है, मुख्य धारा में आम गरीबों को, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को, दबे कुचले लोगों को, SC/ST को नहीं आने देना चाहते हैं। बेमुल्ला का मौत कैसे हुआ, तो उदाहरण है। आंध्र में, यहाँ पर दक्षिण में आप जानिए यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है। ये सब जगह कल्चर चल रहा है ना। मनुस्मृति का संस्कृति जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज़ादी के 30 वर्षों में मनुवादी लोग हैं, इसलिए एक ये खतरा है अभी भी। जो आप कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ पर भी, हम नहीं कह रहे हैं उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं। खबर पालिका में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग बहुत ही खराब हालत में वहाँ भी हैं। वो पूरी अपनी आज़ादी से लिख नहीं सकते हैं, आज़ादी से उनकी बात नहीं आती है बाहर। मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल को आप किस तरह चाहते हैं? मोदी सरकार तो 3 पाए पर खड़ी है: आकर्षक नारे, भावनात्मक सपने
और झूठी आशाएं, बंद करिए, 3 पिलर्स पर मोदी सरकार खड़ी है। आकर्षक नारे देते हैं, कैची स्लोगन्स, सेंटिमेंटल ड्रीम्स एंड फॉल्स होप्स, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और बाद में जब इस पर लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, वादा खिलाफी, वादा किया आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वादा किया गया था कि हम 15-15 लाख खाते में ला देंगे, काला धन बाहर से ला के सबको 15-15 लाख देंगे, मोदी जन धन योजना, क्या क्या योजना चलाए की बात की गई है, और 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो यह जो इनका है जुमलेबाजी और वादा खिलाफी, इसी पर 3 साल, 3.5 साल भाजपा का 3.5 साल वादा खिलाफी बेमिसाल। ऐसा वादा खिलाफी कभी नहीं हुआ था। ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। लोगों की भावना की सौदागरी करके वोट लिया गया। भावना का इतना बड़ा सौदागरी कभी नहीं हुआ था। भावनाओं की सौदागरी करके और विज्ञापन से सरकार बना लिया। विज्ञापन से केवल व्यापार चलता है, लेकिन अभी देश में विज्ञापन से सरकार भी बनने लगी है। राजनीति पटरी से दूसरी तरफ जा रही है, पटरी से उतारा जा रहा है राजनीति को, मौलिक समस्याओं से दूर हटाया जा रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, उस मौलिक समस्याओं से राजनीति को पटरी से उतार कर भावनाओं के सौदागरी पर राजनीति को टिका दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक होगा लोकतंत्र के लिए। और आने वाले दिन में भी यदि बुनियादी मुद्दा से राजनीति को अलग थलग कर दिया जाए, दिशा बदल दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, लोगों को भटकाव में ला दिया जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा आम लोगों के लिए। ये हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा? आज पूरी तरह जिस तरह से सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हुई है, ऐसा आक्रामक स्वरूप सांप्रदायिक ताकत का कभी नहीं था। इवन बिहार में आप देख लीजिए, पूरे राज्य में गाय गोबर गणेश के नाम पर, आस्था के नाम पर हिंसा हो रही है। बिहार में अभी 6 शहरों में जो हालत पैदा किया गया, ये किसका एजेंडा है? ये एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। 6 शहरों में अभी आप तो जानते हैं कितना रामनवमी से लेकर अभी तक जो वातावरण, बिहार को एक प्रयोग स्थल बनाया जा रहा है। भागवत जी आए थे यहाँ, 14 दिन ट्रेनिंग देकर गए हैं, कैसे बिहार को एक प्रयोग स्थल बनाया जाए, गुजरात के शक्ल में कैसे लाया जाए, उसका रिहर्सल शुरू है। ये रिहर्सल ये बहुत ही खतरनाक होगा। बिहार की परंपरा के खिलाफ है। बिहार में सेकुलर लोग हैं, बिहार में हर वर्ग के लोग मैक्सिमम धर्मनिरपेक्षता में और सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। कभी इस तरह का वातावरण बिहार में नहीं था। जो प्रयोग अभी रामनवमी से 15-15 दिन होता है और वारंट निकलने के बाद गिरफ्तार नहीं होता। अब रात को अभी सरेंडर किया जाता है। मैंने इतना लाचार सरकार, इतना बेबस, इतना असहाय सुशासन बाबू, इतना असहाय है। इनको हिम्मत करना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए। संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है इसको। संविधान के तहत तो रोज कहते हैं कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। 15 दिन तक कानून काम नहीं किया। इसके बाद थाना से कानून के जो गुनाहगार हैं, अपराधी हैं, हिंसा करने वाले औरंगाबाद में, थाने से गायब हो जाते हैं। ये शासन है क्या? इस तरह से शासन चलेगा क्या? ये आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था शासन के विषय में कि सत्ता पक्ष का रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। आज हूबहू हो रहा है प्रयोग। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था? 50 साल हो गया होगा, लगभग 67 अभी जोड़ लीजिए। डॉक्टर साहब की उक्ति आज अक्षरशः दार्शनिक थे, दूरदृष्टि के नेता थे। भविष्य, एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि सत्ता पक्ष का रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक होगा। आज खतरनाक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा ये हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है ना।
सांप्रदायिक तनाव किसके द्वारा लाया जा रहा है? रामनवमी का वे सबको श्रद्धा है। राम और कृष्ण ने कभी देश को तोड़ा नहीं था। कृष्ण ने तो पूरब से पश्चिम तक देश को जोड़ा था। वहाँ से चला विराटनगर से, आप यात्रा देखिए, वहाँ भीम का अखाड़ा है पूरब में, और चले गए द्वारिका तक। बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, मथुरा में फिर कंस का वध है। राम का देख लीजिए, उत्तर से नेपाल में अभी है, कल तक राजधानी रही है मिथिलांचल का जनकपुर, चले जाइए लंका में, उत्तर से दक्षिण की यात्रा राम की रही है। रावण रूपी राक्षस को वहाँ वध करते हैं। तो राम ने तो दुनिया को जोड़ने का काम किया था। कृष्ण ने तो इंसाफ के लिए न्याय युद्ध किया था, महाभारत हुआ था। ये लोग जोड़ने का काम किया था। राम और कृष्ण ने कभी देश को और समाज को बांटने का काम नहीं किया था। आज भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर और जात के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, देश को विभाजन करना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक वक्त आ गया है आज। ऐसे वक्त सभी लोग जो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, जो समाज के हर वर्ग को इस संविधान के तहत जीना चाहते हैं, वो हर आदमी को आज शांति अमन चैन बनाने के लिए तैयार होना चाहिए, निकलना चाहिए। तभी ये इन लोगों का जुनून खत्म होगा। तभी ये जो सांप्रदायिक ताकत आक्रामक है, इनकी आक्रामकता खत्म होगी। ये आज जरूरत है, वक्त है। और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, जब आप संवैधानिक पीठ पर हैं, थोड़ा साहस जुटाइए, हिम्मत कीजिए। राजपाट कोई परमानेंट नहीं होता है, वसूल परमानेंट होता है। जब आप कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे सामाजिक सद्भाव से, तो समझौता नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं आ रहा है। एक्शन में तो दिखाना चाहिए। आप समझौता नहीं करेंगे और 15 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होगा, थाने से लोग भाग जाएंगे, और आप कहते हैं सामाजिक सद्भाव से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जो वचन दे रहे हैं उस पर डटना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि राजपाट परमानेंट नहीं होता है, वो बदलते रहता है। लेकिन वसूल जो है, सिद्धांत जो है, विचारधारा जो है, वो परमानेंट है। इसलिए इनको साहस दिखाना चाहिए। लाचारी बेबसी दिखाने से समाज और देश नहीं बचेगा, जो हालात है आज। लालू यादव की सेहत नासाज होने के बावजूद उन्हें बाध्य किया गया कि वो ट्रेन से ही एम्स में अपना इलाज करवाने जाएं। ये तो देखिए न्यायपालिका का मामला है। अब न्यायालय में कारा मंडल, गृह विभाग, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। सत्ता क्या है आप जानते ही हैं। उनकी मानसिकता, सत्ता में जो बने हुए लोग हैं, रांची में भी तो भाजपा की ही सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और गृह मंत्रालय भी उनके अंदर है। तो ये लोग, तकनीकी बात है कि उन्होंने जब डिमांड किया था, पीड़ित थे, दुखी थे, दुख था, उनके दुख को या इनको इलाज के लिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें उन्होंने जो भी तरीका अपनाया है, तो ये मैं समझता हूँ ये किसी भी तरह से मानवीयता, कम से कम मानवता के दृष्टि से ये उचित नहीं था। जी, उस पर एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक बलात्कारी को प्लेन से भेजा गया और एक जननायक को बाय ट्रेन। मैं तो आपसे पहले ही कह दिया ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके खिलाफ जो विचारधारा में रहेंगे, उनके लिए कोई भी इंतजाम कर सकते हैं। और यदि बेनामी संपत्ति खत्म करना है, यदि मान लीजिए उनका सिंबल इनको बनाया गया, तो खर्च पर सीमा बांधना होगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, बेनामी संपत्ति का उन्मूलन तभी हो सकता है जब खर्च पर सीमा बांधा जाए। इनकम टैक्स से ज़्यादा जो भी खर्च करेगा उसको अरेस्ट करो, कोई कानून बनाओ, संसद में कोई ऐसा केंद्रीय विधान लाओ कि खर्च इनकम टैक्स से ज़्यादा जो नहीं देता है, कोई चीज़ खरीद लेता है, फ्रिज, गाड़ी खरीद लेता है, उसी समय गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पूरी तरह बेनामी संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा। कोई आदमी बेनामी संपत्ति और धन रखेगा ही नहीं। जब उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो कितना दिन रख पाएगा, 1-2 पीढ़ी के बाद तो छोड़ देगा। तो ये बेनामी संपत्ति के उन्मूलन का भी रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति को आप बैरिकेड करके बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से घेर लेंगे, उससे बेनामी संपत्ति खत्म नहीं होगा। संपूर्ण रूप से केंद्रीय कानून लाओ, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, बेनामी संपत्ति खत्म करना है तो खर्च पर सीमा बांधो।
खर्च पर सीमा बांधने के लिए केंद्रीय कानून लाओ। इस संसद में मेजोरिटी है उनका, कौन रोक दिया है? लाना चाहिए। कई राज्यों में भी सरकार है। यदि यही उद्देश्य है बेनामी संपत्ति खत्म करना, हमने कह रहे हैं बेनामी संपत्ति वाला को बकस दो, लेकिन इस तरह से कानून के दो कटघरे होंगे, एक कुछ लोगों को और कुछ लोगों के लिए अलग कानून होगा। बड़े लोगों के लिए, बड़े लोग तो भाग रहे हैं, जितने काला धन वाले हैं विदेश भाग जाते हैं। सरकार कितना सक्षम है, केंद्र सरकार, ये देख लीजिए। माल्या से लेकर और नीरव मोदी तक, और कितने पीएनबी घोटाला कितना हुआ। घोटाला का तो भरमार है। चावल घोटाला छत्तीसगढ़ में, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, एक दो घोटाला हो रहा है। अभी तो बिहार में सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, ये जो अभी लीक होता है पेपर सीबीएसई का, अभी तो कल की घटना है, परसों की। कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं लोग, कितने बार पढ़ेंगे, कितनी बार एग्जामिनेशन देंगे। कोई प्रशासन, इनका कोई शासन चल रहा है क्या? ये तो काम चलाओ ऐसे चल रहा है। आप देखिए यहाँ भी टॉपर घोटाला हुआ था, ठीक है, जगते हैं देर से और कहते हैं भाई व्यवस्था। टॉपर घोटाला में धन बटोरन आदमी है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? जो यहाँ से धन बटोरता है, जो धन बटोर करके बोर्ड में चेयरमैन बनाते हैं, धन बटोरन आदमी है यहाँ पर, धन बटोर करके सबको पद दे देते हैं, उससे सिस्टम खराब हो जाता है, व्यवस्था। अखिलेश यादव जी ने बहुत ही कम समय में अपने आप को एक कद्दावर सावधानी नेता के रूप में स्थापित कर दिया है देश के राजनीतिक पटल पर। तो उनका देश की राजनीति में आप क्या भविष्य देखते हैं? अखिलेश जी 15 साल तक साइकिल चला के गांव-गांव में, पंचायत में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संघर्ष से निकला हुआ नौजवान, इसीलिए उसमें विचार का, समाजवादी विचारधारा भरा हुआ है। ठीक है, अनुभव का जो भी हो, लेकिन विचारधारा से वो ओतप्रोत है। इसीलिए इसी तरह से संघर्ष करते रहे और सामाजिक समीकरण और जनता का विश्वास अपने ऊपर लेने का प्रयास करे तो देश का भविष्य हो सकता है। अभी जिस तरह की स्थिति है, जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, आने वाला भविष्य बन सकता है। अब जैसे उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, वहाँ सामाजिक समीकरण का इस बार मायावती बहुजन समाज पार्टी से रिश्ता बनाया, तो इस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का एक प्रयास हुआ अभी लोकसभा चुनाव में। तो आप देखिए रिजल्ट क्या आया है। चीफ मिनिस्टर के घर में, जहाँ 29 साल से कोई जीतता ही नहीं था, वो हार गए। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी। वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर को फूलपुर में हार देखना पड़ा। तो अब तो यही लड़ाई होगी, विश्वास, सामाजिक समीकरण, एकजुटता से। यदि इसको चट्टानी एकता कर लिया जाए तो ये लोग फेल कर जाएंगे, विफल हो जाएंगे लोग। जो लोग अभी पूरी तरह देश में जो वातावरण फैला रहे हैं सांप्रदायिकता का, ये सांप्रदायिक ताकतें तब कमज़ोर होगी जब समाजवादी ताकत मजबूत होगा। समाजवादी कमज़ोर हुआ, इसलिए सांप्रदायिक ताकत हावी हो गया, यही कारण है। इसीलिए मैं तो देख रहा हूँ कि उसी लाइन में, उसी सामाजिक धारा में अखिलेश है। तो अखिलेश तभी होंगे, सामाजिक ताकतों को एकजुट करने में पूरी तरह लगेंगे तो देश का भविष्य हो सकते हैं। संभावना है, पूरी तरह संभावनाएं है देश का भविष्य बनने में अभी के वक्त में, लेकिन सबको लेके चलना होगा साथ। समाजवादी पार्टी और बिहार की राजनीति में समाजवादी पार्टी के रोड मैप और योजनाएं, इसके बारे में जरा तफसील से बताएं। समाजवादी पार्टी जब से मैं यहाँ प्रभार लिया, पहला 11 अगस्त को नलकूप सत्याग्रह किया था गर्दनी बाग में, और यहाँ किसानों को बैलगाड़ी से भी लोग आए थे और किसानों का मार्च निकला था राजधानी में। हम लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया था, 9 सूत्री ज्ञापन। उसमें हम लोगों ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने बुनियादी सवाल उठाया था कि अभी तक सिंचाई सृजन की क्षमता बिहार सरकार की नहीं बढ़ी है। जो स्टेट ट्यूबवेल है 98% बंद पड़ा हुआ है। उस स्टेट ट्यूबवेल को चालू करके खेत में पानी देने की व्यवस्था करो ताकि किसानों की हालत बदल सके। हम लोगों ने कहा था समर्थन मूल्य की गारंटी करो,
जो भी धान और गेहूं का आज 1550 रुपये क्विंटल धान का तय हुआ, अभी गेहूं का तय हो रहा है, तो वो अभी तक मुनस्सर नहीं हुआ। हमने बुनियादी सवाल हम लोगों ने उठाया था। फिर जो लगान भू राजस्व अभी बढ़ा दिया है 50 गुना ज़्यादा, ये गलत हो रहा है। किसान को कितना बेबस कर रहे हैं, किसान पर कितना माने हमला हो रहा है, किसानों के कितना परेशान है किसान। आज बिहार में सबसे ज़्यादा परेशान किसान है और नौजवान है, और मजदूर भी है। तो नौजवान और किसान तो बहुत ही परेशान है, चाहे वो किसी संवर्ग के हो। इस मुद्दा को प्राथमिकता से लेके हम लोग लड़ाई शुरू किए थे। आते आते ये लोग बुनियादी मुद्दा से अब भटका रहा है समाज को। अब देखिए शिक्षा का मामला है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी मांग हम लोग ने उसी 9 सूत्री मांग में उठाया था कि शिक्षा पर जोर दिया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लागू करो। अब ये अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं लागू हुआ। कई ऐसे रोजगार के लिए हम लोगों ने कहा था जो नौजवान बेरोजगार हैं उनकी रोजगार की गारंटी की जाए। प्लान तो ही, रोड मैप तो ही बना लेते हैं, कृषि रोड मैप भी बना लिए, अभी कुशल अकुशल क्या क्या बना रहे हैं, धरती पर नहीं उतरता है इनका, धरती पर उतरता नहीं है। प्रैक्टिकली जो ज़मीन पर उतरना चाहिए काम जनता का, वो नहीं दिखता है। मतलब विकास के कोलाहल में चारों तरफ वातावरण बनाए हुए बिहार में, विकास 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 के कोलाहल में गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है। जो उनका हक हकूक़ है वो महफूज नहीं है। अभी आप देखिए हॉस्पिटल में कीड़ा वाला पानी चढ़ाया जा रहा है। अभी आप पता लगाइए सहरसा से लेकर सुपौल और में कैसा पानी चढ़ता है। सलाइन वाटर भी शुद्ध नहीं है। पीने के पानी का शुद्ध होने का कहाँ सवाल उठता है। अभी जो पीने का पानी गांव में है वो शुद्ध कहाँ मिलेगा, आर्सेनिक है। आप पता करिए, जब पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है गाँव में। आज़ादी का 70 बरस हो गया, बहुत सी सरकारें आ गई, सरकार जनता से सहकार नहीं रखती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता के जो मूल समस्या से उससे भटकाना चाहती है और भावना पर ही राजनीति करना चाहती है। धर्म की घुट्टी पिलाती है। माने अब ध्रुवीकरण से राज बन रहा है। धर्म की ध्रुवीकरण हो चाहे जात के ध्रुवीकरण हो, तो आने वाले दिनों में भी संतति को इसका खामियाजा भुगतना होगा, लाखों लोग को। चूँकि मूल चीज़ों से राजनीति पटरी से उतारा जा रहा है। धर्म की घुट्टी पिला के वोट ले लिया जाता है। केवल शासन कैसे आएगा इसके लिए नारे दिए जाते हैं। सीढ़ी बना लिया है धर्म को सत्ता में जाने का। धर्म तो आस्था की बात है, सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब है, उसमें कहाँ कोई रोकता है अपना धर्म मनाने से। लेकिन धर्म को राजनीति का सीढ़ी बना लेना, डॉक्टर लोहिया ने कहा था धर्म जो है वह दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति जो है अल्पकालीन धर्म है। सड़क बना देना, रोड पानी का बात करना अल्पकालीन धर्म है। ये लोग तो एक भी चीज़ को मतलब उल्टा ही समझ करके किसी तरह से धर्म की गुट्टी पिला के शासन में आ जाना है। धर्म का काम, धर्म ने अच्छाई करना छोड़ दिया है और राजनीति ने बुराई से लड़ना छोड़ दिया, जिसके कारण अराजकता है। आज जो भी विभेद, हर तरह का विषमता है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, जाति भेद, ये जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने का जिस तरह से समाज को का माहौल खराब किया जा रहा है बिहार में। सामाजिक जो हमारा परंपरा से हमारी संस्कृति आ रही है, हमारा धरोहर है, जो बिहार में हमारी संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी हमले माने उसको भी खतरे में डाल दे रहा है। कहाँ जा रहा है ये समाज, ये एक चिंता का विषय है। इस पर सबको चिंतन करने की जरूरत है। आम लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग के लोगों को ठंडे दिल से इस पर विचार करना चाहिए। अमन चैन कैसे रहे, और समाज में जब अमन चैन नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा। जो लोग भी विकास का नारा देते हैं, अमन चैन होगा, एकता रहेगी तभी तो, भाईचारा रहेगा तभी तो विकास होगा या विकास का फल मिल पाएगा।